अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक बार फिर आईनी तरमीम के मामले पर JUIFA ने हुकूमत से हाथ खींच लिए हैं। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमत ने JUIFA को आईनी तरमीम के लिए कायल कर लिया है, लेकिन हुकूमत जिन पर तकिया किए हुए थी वही पत्ते फिर से हवा देने लगे। JUIFA आईनी अदालतों के क़याम के हक में थी, लेकिन अब JUIFA ने इस पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है, यकसर तब्दील किया है। JUIFA का मुतालबा है कि आईनी अदालतों की बजाय आईनी बेंच तश्कील दिए जाए। सेनेटर कामरान मुर्जा कहते हैं कि मौलाना ने आईनी अदालत की बात की थी, लेकिन लोग इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे, इसलिए अब हमारी ये तजवीज़ है कि अलग आईनी अदालत की बजाय इसी अदालत में एक आईनी बेंच बना दिया जाए। अब जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को बड़ा सियासी झटका तो दिया है। हुकूमत तो वज़ीद है कि आईनी अदालतों का क़याम हर सूरत होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ JUIFA की तजवीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाना तो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात है। JUIFA और हुकूमत में आईनी तरमीम को लेकर एक बार फिर डेडलॉक की कैफियत पैदा हो गई है। JUIFA की सियासी कलाबाजियों की वजह से हुकूमत और उसके इत्तेहादी भी सर जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से आम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मजमूई सूरत हाल और दरपेश मसाइल, खुसूसन मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की गरज से सियासी कायदीन से मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात भी इसी एजेंडे का हिस्सा दिखाई देती है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दोनों रहनुमा बज़ाहिर मुजवज़ा आईनी तरमीम पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन JUIFA अपने मौक़िफ़ में आए रोज़ तब्दीली ला रही है और ज़ाहिर है ये हुकूमत के लिए तशवीश की बात है। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना की ना पर तहरीक इंसाफ खुशी के शादियाने बजा रही है और मौलाना की तर्ज सियासत की तारीफ कर रही है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम कहते हैं कि आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत बड़ी तबाही करने जा रही थी, जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने रोका है। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमरान शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान साहब, एक तरफ तो जमीयत उलमा इस्लाम फे कह रही थी कि आईनी अदालत, हमारा प्रिंसिपल स्टांस ये है कि आईनी अदालत कायम होनी चाहिए, हमें प्रोसेस पे इख्तलाफ है कि जिस तरीके से बनाई जा रही है वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है, लेकिन अब तो यू टर्न लिया है और वो कहते हैं आईनी अदालत होनी नहीं चाहिए, फ्रॉम विद इन द सुप्रीम कोर्ट कोई बेंच बना दे जिसके सामने आईनी पिटिशंस आ जाए। ये क्या हुआ है सर, ये तब्दीली कैसे आ गई? ये तो खैर मौलाना ही बता सकते हैं कि क्या उनको, मतलब पहले तो आपको अगर याद हो तो मौलाना ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये वाली बात कही थी कि एक अलहदा से आईनी अदालत होनी चाहिए और जजों की अपॉइंटमेंट का भी उन्होंने कहा था कि उसमें भी पार्लियामान की जो है वो सुप्रीमेसी कह रहे हैं या उनकी इख्तियार उनके पास होना चाहिए, तो पार्लियामानी कमेटी का। तो सियासत में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। अब जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इस नुक्ते पे चले गए हैं तो कुछ सोच के ही गए होंगे या उनको लग रहा होगा कि शायद उनकी अब जरूरत भी है, सच नहीं रही। आप समझते हैं कि वो ये फील कर रहे हैं कि उनकी जरूरत नहीं रही? हाँ, क्योंकि जो यानी उनकी जरूरत ना रहने से मतलब ये, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि उनकी जरूरत तो तब नहीं रहेगी ना कि जब हुकूमत को जो रिक्वायर्ड नंबर है उनके वो पूरे हो जाएंगे या वो जो गोल्डन नंबर है वो उनको अचीव हो जाएगा। तो क्या हुकूमत के पास वो नंबर है सर? आपको बरबनाए इतला ये वाली बात बता रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मुतालबा ये था कि KPK का जो गवर्नर है वो उनको दे दिया जाए, उनकी जमात से हो या उनके पास हो। तो इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो नहीं मान रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो टोक अल्फाज में जनाब सदर जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो साहब भी इनकार कर चुके हुए हैं और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत सेनेट के अंदर थी। तो सेनेट में अगर आप थोड़ा सा इसका जायज़ा लें तो जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो 63A की जो तशरीह की है उसके बाद टेक्निकल अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो शायद जो फ्लोर क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये ख्याल था कि अगर हुकूमत जोड़ तोड़ करती है, अगर कोई बंदा वोट देता है तो उसको हम बाद में सेनेटर बना देंगे अगर डिफेक्शन क्लॉज उसके ऊपर लगती है। तो पहले तो ये था जो बंदयाल साहब का फैसला था कि फ्लोर क्रॉस करने वाले का वोट भी नहीं काउंट होगा और उसकी नाअहली भी हो जाएगी, लेकिन अब ये वाला मामला हो गया है कि वोट कंसीडर किया जाएगा, वोट काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम जो कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है वो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन में
अभी तक उसकी वो हैसियत नहीं है, उस पार्टी की रजिस्टर वो जरूर है, लेकिन उसका कोई बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के कागजों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चेयरमैन नहीं है। तो जो डिफेक्शन क्लास लगती है वो पार्टी सरबरा या पार्लिमानी सरबरा के एतराज के ऊपर लगती है। वो रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन को भेजता है और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर 63A लागू किया जाता है उस नहीं तो इमरान शफकत साहब, आप ये पार्लियामेंट के कह रहे हैं ऊपर। कि सेनेट में कुछ लोग फ्लोर क्रॉसिंग के लिए तैयार हैं? हाँ जी, ये तो खबरें भी आ चुकी हैं। कोई 3-4 लोग तो नाम आए भी थे उनके, कुछ सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। और जब ये बात उनको समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि डिफेक्शन क्लॉज भी उस तरह से उनके ऊपर नहीं लगेगी, तो शायद ये नंबर बढ़ सकता है। तो सर फिर दाल में कुछ काला तो नहीं? ये तो पूरी दाल ही काली है। जी, इसी तरह ये सियासत बड़ी बेरहम चीज है, इसी तरह ही होता है। चलिए सर, मान लेते हैं कि हुकूमत इस तरह से भी इसको कर, यानी वो जो घी टेढ़ी उंगली से निकल रहा है हुकूमत टेढ़ी करके भी निकाल लेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या चैन से बैठ जाएंगे? तहरीक इंसाफ जो प्रोटेस्ट करती है वो चैन से बैठेगी? जो लीगल फ्रेटर्निटी मुख्तलिफ बार काउंसिल्स लिख रही हैं या वो अपने इज्तिमात कर रही हैं, वो चैन से बैठ जाएंगी? वो कोई मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे मुल्क के अंदर? कोई मैस मोबिलाइजेशन नहीं होगी? क्या इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा इवन जुडिशरी के अंदर? नहीं, जुडिशरी के अंदर क्या रिएक्शन होना है? जुडिशरी का तो खैर उससे पहले पहले आईनी अदालत जो है वो बन जाएगी, मेरा ख्याल है 25 अक्टूबर से पहले पहले। मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुनियादी तौर पर इतराज ये था कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब को उस अदालत का सरबराह ना बनाया जाए, और वो उनका जो ये ख्याल था या जो मुतालबा था वो महज मुबारक सानी केस की वजह से था। तो बाकी जो मोबिलाइजेशन है वो तो पार्टियां यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे, तो तब जब करेंगे तो देखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी कोशिश कर रही है और उन्होंने हर तरह की कोशिश करके देख ली है। आखिरी कोशिश उन्होंने इस्लामाबाद में जो धावा बोलने की थी वो हो चुकी है। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब का कंडक्ट क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब आज जिरगा कॉल पे किया हुआ था, वो जिरगे को चेयर कर रहे थे, और वो उन्होंने अपना वोट तो पाकिस्तान के हक में डाल दिया, पाकिस्तान की रियासत के हक में डाल दिया एक तरह से। अब आईनी अदालत बनेगी तो इसका चीफ जस्टिस कौन होगा, ये फैसला हो गया? क्योंकि हुकूमत ने तो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौकिफ अपनाया कि ड्राफ्ट ही अभी तक कोई तैयार नहीं। जी देखें, ये तो सारा कुछ परसेप्शन के ऊपर चल रहा था, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी क्लियर कट ये वाली बात की थी, कैटेगोरिकली कहा है कि उनके लिए तमाम जज मोहतरम हैं, और जो काजी फायजा साहब या कोई शख्सियात या पर्सन स्पेसिफिक ये तरमीम नहीं है, ये इदारों की इस्लाह की तरमीम है। और हमने ये उनके एजेंडे में शामिल था। पुरानी बातें भी आपके नॉलेज में होगा। बुनियादी तौर पर ये 1995 में एक वुकला कन्वेंशन हुआ था। जहांगीर जोजा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, और पहली दफा ये मुतालबा वुकला नुमाइंदा कन्वेंशन से आया था कि जो एक पाकिस्तान में आईनी अदालत होनी चाहिए, और उसको फिर अडॉप्ट किया गया था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने किया था मिसाक जमहूरियत में। तो पार्टी तो एक दिन के लिए इससे पीछे नहीं हटी। नहीं देखिए इमरान साहब, मिसाक जमहूरियत में तो और भी बहुत सारी चीजें थी जो होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही हैं। अब आईनी अदालत बहुत जरूरी है। अब आईनी ये जी 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 ये देखें, बहुत सी हो चुकी हैं। उनमें से एक आईनी अदालत नहीं हुई थी, और एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं हुआ था। सर एक आर्टिकल 140 ये भी है सर मुल्क के अंदर, जो कहता है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और लोकल बॉडीज को जो पावर्स हैं वो डेलीगेट होनी चाहिए। वो नहीं हो रही ना सर, ये भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अच्छा सर, कराची पंजाब के अंदर रही है ना सर, पंजाब में। अब इमरान शफकत साहब मुझे बताइए कि ये जो फैसला है पर्टिकुलरली आईनी अदालत बनाने का, अब इस पर कंसर्न शो किया ना डिफेंस मिनिस्टर। ये कहते हैं कि जी हमें एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारा ये है कि कहीं इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए 8 फरवरी का। इसी तरह की बातें बिलावल भुट्टो साहब ने भी की कि जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे तो वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उन जजेस को जिनके पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो क्या हुकूमत अपनी सियासी बका देख रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी तो हुकूमत की बका खतरे में होगी? नहीं, ये बात हुकूमत की नहीं है। मैं अगर ये कोई शख्स कह रहा हो कि जी के काजी फायजा साहब के बाद जो है वो जो चीफ जस्टिस आएंगे वो 6 हल्के खोलेंगे,
और फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो इसको भी तो आपको ज़हन में रखना चाहिए, इस बात को भी। दूसरी बात ये कि ये हुकूमत की बात नहीं है, ये बात पाकिस्तान के जो रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक टेढ़पन है, ये उसको ठीक करने की बात है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल माइंडेड जजेस थे, आप वो जब गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर उनके जो मतलब मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता बेसिकली कि वो जो ये नहीं कहने के उनकी कोई शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, लेकिन आप भुट्टो साहब को वापस ला सकते हैं। ये जो NR रोमल दरामद केस वाला तमाशा था, वो क्या था? तो फिर उन बेपनाह इख्तियारात का ठीक। गलत अच्छा इस्तेमाल अच्छा, होता, लास्टली इमरान शफकत साहब, answerable। ये मौलाना के इनकार या एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये अचानक से बिलावल साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से? नहीं, मुलाकातें तो खैर पहले से तय होती हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का उम्र अभी थोड़ा सा और आगे चलेगा, फिर दाएं बैठेगा, बाएं बैठेगा। अभी ये आप इसको हतमी बात ना समझें। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो पाकिस्तान की सियासत के वो खिलाड़ी हैं कि वो बहुत ज्यादा, उनका शेयर ना होने के बावजूद वो बहुत बड़ा शेयर ले जाते होते हैं। तो बेसिकली तो मामला शेयर का है। तो तो आप ये कह रहे हैं कि मौलाना जो है वो वो सिर्फ अगर भाव बढ़ा रहे हैं उर्फ आम में? इसी तरह ही होता है, इसी तरह ही ठीक। होता है सियासत में। आप अपने मफादात को देखते हैं, आप कितना गेन कर सकते हैं, कितनी ठीक है, लेकिन अपनी जो स्पेस कुछ जो भी है वो होगा बढ़ा 25 सकते से हैं। पहले ही होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का सियासी ऊंट ने जो भी मोस्ट करवट प्रोबेबली, लेनी है या अंगड़ाई लेनी है वो 25 से पहले ही ले लेगा। मोस्ट ठीक। प्रोबेबली उसकी वजह ये है कि अगर नए चीफ जस्टिस साहब आके कोई रुकावटें खड़ी कर दें, क्योंकि मतलब उनके ऊपर लोगों के शकूक व शुबहात तो अपनी जगह के ऊपर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑल पार्टीज जरगा, इस जरगा जो आज KPK में हुआ, जिसको चेयर किया चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर में, उसमें और भी बहुत बड़ी शख्सियात थी फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली, और ये खासा सिंबलिज्म वाला एलिमेंट पाया जाता है। इस पर बात करेंगे उस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ऑल पार्टीज जरगा में PTM को कलअदम करार दिए जाने के बाद सूबे की सूरत हाल पर पेशावर में वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जरगे का इनेकाद हुआ, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने जरगे में वफाक की नुमाइंदगी की। इस जरगे में फैसल करीम कुंडी, एमल वली खान, अमीर मकाम, सूबाई वज़रा समेत जमात इस्लामी के सूबाई अमीर और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। ग्रैंड जरगे की अंदरूनी कहानी के मुताबिक चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला से जरगे का इख्तियार मांगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं जरगे में सियासी जमातों के नुमाइंदों को शामिल करूंगा, मुझे बाइख्तियार किया जाए, जिसके बाद सूबाई असम्बली बशमूल तमाम सियासी पार्टीज़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जरगे का इख्तियार दे दिया। अब एक तरफ अली अमीन गंडापुर PTM से बात करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI हुकूमत की जानिब से जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसको कलअदम करार दिए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। हुकूमत की बकौल कलअदम जमात PTM मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है और इसको रोकने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। अब इन इक़दामात की भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ मुखालिफत करती है। इस मुखालिफत की बड़ी वजह यह है कि PTI अगर PTM पर पाबंदी लगाने की हिमायत करती है, तो कल अगर PTI पर पाबंदी लगती है तो फिर PTI इसके ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं तराश सकेगी। फिर PTI की साख पर सवाल भी उठेगा कि इसने PTM की पाबंदी की हिमायत की, लेकिन अपनी पाबंदी पर एतराज़ उठाकर वो दोहरेपन का सबूत दे रही है। बहरहाल तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो इंतशार को हवा देने के लिए PTM का कंधा इस्तेमाल कर रही है। आज जो कुछ हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट्स, इंटीरियर मिनिस्टर, उस पर गवर्नर के खिताबात बहुत मानी खेज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो तस्वीर और जो विजुअल्स वहाँ से सामने आए इस जरगे के अंदर, वो भी खासे, उसमें भी सिंबलिज्म का एलिमेंट मौजूद है। उसके साथ साथ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी हैं ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, जो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर हूँ या फिर कुछ और लोग, यानी जैसे इस हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ हैं, वो वफाकी हुकूमत की बात कर, वफाकी हुकूमत ने जो किया वो दुरुस्त किया, लेकिन PTI के कुछ और रहनुमा ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस इसके बिल्कुल बरक्स बात करते हैं। अब ये तर्जुमान भी है, स्पोक्स पर्सन भी है KP गवर्नमेंट के, जो वो कह रहे हैं ज़ाहिर है वही KP गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होगा। ये तहरीक इंसाफ यानी उनकी जो सियासी कमेटी है उसका मौक़िफ़ थी, लेकिन KP गवर्नमेंट ये मौक़िफ़ दे रही है, और ज़ाहिर है मसला भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तो क्या तब्दीली आ गई है? इस पर बात करेंगे शौकत यूसुफजई साहब,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो ग्रैंड जरगा हुआ है जिसको चीफ मिनिस्टर केपीके ने चेयर किया है, उनके राइट साइड पे गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी बैठे हुए थे, लेफ्ट साइड पे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो क्या तब्दीली आ गई है शौकत यूसुफजई साहब? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये तो आप बेहतर तो ये है कि फैसल करीम कुंडी और मोहसिन नकवी साहब से पूछ ले कि ये कौन सा मकरातीस था जो आपको वहाँ खींच कर ले गई और एक को राइट पे बिठा दिया, दूसरे को लेफ्ट पे बिठा दिया। वही अली अमीन गंडापुर जिसके खिलाफ 2 दिन पहले क्या क्या कहते रहे, और पता नहीं, लेकिन खैर ये सियासत है, अच्छी बात है क्योंकि इन्विटेशन हमारी तरफ से था। देखिए यूसुफजई साहब, वो तो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ सकता। आप क्योंकि मेरे सामने आ गए हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब भी वही है जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और फिर वो विफाक की भी ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे। फिर वो आईजी को भी कह रहे थे कि वो यहाँ इस फ्लोर पे आके माफ़ी मांगेगा, आईजी इस्लामाबाद, और जाहिर है वो जिसको रिपोर्ट करते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अचानक से क्या तब्दीली रूनुमा हुई है सर? देखिए, एक आप सियासत की बात कर रहे हैं ना, सियासत तो अपनी अपनी है डेफिनेटली। जो सियासी स्टांस है तहरीक इंसाफ का, वो तो किसी तौर पे खत्म नहीं हो सकता है ना। वो तो हम पाकिस्तान में आईन और कानून की बादस्ती की जो जंग हो रही है हमारी तरफ से, वो तो हम जारी रखेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो वफाकी हुकूमत होती है। तो हम मशकूर हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इन्वाइट किया, और वो तमाम जमातें जो मुखालफत करती है PTI की, लेकिन वो इस इशू के ऊपर वो सारे मुतहद होकर आए वहाँ पे, और न सिर्फ ये कि अपनी तजावीज़ दी और इस जरगे को बुलाने का खैर मकदम किया, और फिर उसके बाद तमाम जमातों ने मिलकर अली अमीन गंडापुर साहब को इख्तियार दे तो दिया। यूसुफजई साहब देखिए, एक ग्रैंड जरगा कल भी हो रहा है, तो उस जरगे में भी PTI शिरकत की मुतमन्नी है? कौन सा जरगा? एक ग्रैंड जरगा कल भी हो रहा है ना सर, वो कलदम जमात का जरगा है सर। देखिए वो एक अलग इशू है, उस पे वो सियासी तो नहीं है ना। मैं तो सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, और सियासी जमातों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए हमारे सूबे में सिर्फ एक ये इशू नहीं है, हमारे सूबे में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत बड़ा इशू 20-25 सालों से है, और उसकी वजह से जब अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है तो फिर सूबे की इकानमी, सूबे की सियासत, उस पर बड़ा असर नहीं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर, एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर भी अगर बैन वफाकी हुकूमत ने लगाया तो इसी कॉन्टेक्स्ट में लगाया ना कि वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो कि सेक्शन 11B है उसके तहत तो उस पर उसको बैन किया गया है। तो आप उसको सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट खड़े हुए? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी कोई क्लैरिटी आए ना। देखिए इसमें सपोर्ट करना और उसकी बात नहीं है, यहाँ पे मसला है कि अमन अमान को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब आप पहली दफा वफाकी हुकूमत, जब से अली अमीन साहब की हुकूमत बनी है, पहली दफा वफाकी हुकूमत, और ये एक पेज पर आए हैं इस हवाले से कि जी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करनी चाहिए, और ये तमाम जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब को सौंप दी गई है। सब ने उस पर एतमाद का इजहार कर दिया है कि वो जो रास्ता निकालेंगे, जो हल निकालेंगे, वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। तो अब आगे देखें क्या होता है। जाहिर है अब ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, सारे ANP, जमात इस्लामी, शेरपा ग्रुप, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अमीर मुकाम साहब, ये बड़ी अच्छी बात है सर कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन थी। दिस इज अप्रिशिएबल। ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मेरा एम्फेसिस और मेरा फोकस अभी भी कल वाले इकट्ठ पे जो कल होने जा रहा है 11 से 13 अक्टूबर तक, उसको लेके PTI की इसका स्टांस क्या है सर? देखिए उस पे स्टांस हमारा बड़ा सिंपल है, और चूंकि सियासी कमेटी है हमारी, और वो उनकी तरफ से अभी तक ये नहीं फैसला हुआ है कि इसमें हमने शिरकत करनी है या नहीं करनी है। डेफिनेटली वही फैसला कर सकती है जो सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, इसके अलावा कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता। देखिए इसमें इमरान खान जेल में, इसमें PTI की जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है सर। PTI की राय इस पे मुनकसिम है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर का एक सर्कुलर देखा जिसमें उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की अपने MNAs और MPs को कि वो इस तरह के किसी कट में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बैरिस्टर सैफ का स्टेटमेंट देखा, वीडियो पैगाम था उनका, और वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये जो बैन किया है ये बिल्कुल दुरुस्त किया और हम उसके साथ खड़े हुए, हम सपोर्ट करते हैं वो। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इवन सलमान अकरम राजा साहब
वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को लीगल एडवाइस देने के लिए, बल्कि लीगल सर्विसेज देने के लिए ऑफर कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त ये फैसला करना कि जी ये दुरुस्त है गलत है, ये हम तो नहीं कर सकते ना। वफाकी हुकूमत ने बैन किया है तो किस बुनियाद के ऊपर किया है, कोई उसकी चीजें तो अब सामने आ जाएंगी ना। बहुत सारी चीजें तो आ भी गई हैं और भी आ जाएंगी। तो ये तो एक मुसलसल प्रोसेस है। लेकिन जो सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि कोई ना जाए। हाँ, ये बात जरूर है जो गवर्नर साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है, लेकिन चूंकि फैसले सियासी कमेटी करती है तहरीक इंसाफ की, उनकी तरफ से अभी तक वो नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो बैरिस्टर सैफ ने जो स्टेटमेंट इशू किया वो सियासी कमेटी के फैसले से पहले ही कर दिया? नहीं, वो एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन सूबाई हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एज ए पार्टी बात कर रहा हूँ जिसके लिए सियासी कमेटी बनाई गई है ऐसे फैसलों के लिए। उनकी तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि हम नहीं। देखिए ना सर, सियासी कमेटी का फैसला और सूबाई हुकूमत का फैसला, देखिए ये मसला तो केपी का है, और केपी में अगर सूबाई हुकूमत की प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि वफाक के साथ खड़े होना है, तो फिर प्रिवेल तो वो करेगी ना सर। फिर सियासी कमेटी का फैसला क्या माने रखता है? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें, बाकी तो चीजें आपको खुद अंदाजा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फॉर्मली अनाउंसमेंट की बात करता हूँ कि गवर्नमेंट का तो आपको स्टांस मालूम हो गया ना थ्रू बैरिस्टर गौहर। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पार्टी ने भी कोई ना कोई स्टांस तो लेना होता है ना, उनकी अपना एक हायरार्की होती है। लेकिन अब वहां से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका तो क्या वजह है सर कि अभी तक कोई है। स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है? मतलब कि कल ये होने जा रहा है इसलिए इकट्ठ कि और सारा स्टेटमेंट दिन अभी तक नहीं आया। इसलिए कि सारा दिन तो वो इधर जरगे में थे ना। तो हो सकता है कि वो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर कोई लाएअमल बना ले और उसको अनाउंस कर दे। देखिए कल लेकिन तक तो अभी आप तक वफाकी हुकूमत, सर कल मुझे तक जाती तो, राय है कि वो शायद शिरकत ना करे। अच्छा ये आपकी जाती राय है। देखिए कल तक तो वफाकी हुकूमत के इस इकदाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा सरापा एहतजाज थी कि क्रैकडाउन क्यों हुआ है, उस मकाम के ऊपर क्रैकडाउन क्यों हुआ है, वहां ताकत का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। हालांकि आपका अपना आईजी और फिर उसकी पावर्स को क्लिप करने के लिए आपने जो पुलिस एक्ट है उसके अंदर फौरी तौर पर अमेंडमेंट भी कर ली। लेकिन आज वही वफाक और जो सूबा है जब वो इकट्ठे बैठे हुए थे, तो ये हो नहीं सकता कि कल जो एक दूसरे के अगेंस्ट जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा था, तो आज उसको डिस्कस ही ना किया गया हो इस जरगे के अंदर, ये डिस्कशन ही ना हुई हो कि कल क्या होगा। देखिए ये तो डेफिनेटली वफाकी एजेंसियां हैं, वफाकी हुकूमत है, उनके पास सारे शवाहिद होते हैं। अब हमें तो नहीं मालूम है। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि आवाम के ऊपर गोलियां चलाना, इस तरह आज़ादाना उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इसको मैं कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत ने कोई पाबंदी लगाई है तो डेफिनेटली वो उनके पास कोई शवाहिद होंगे। वो शवाहिद हो सकते हैं आज डिस्कस भी किया उन्होंने इस मीटिंग में। लेकिन चूंकि उन्होंने जो बाहर खबर ये मिली है कि ये पूरा इख्तियार मिल गया है वज़ीर आला को, और वो जाहिर है वो अमन जरगा तश्कील दे के फिर जो आगे अफ़वाह तफ़हीम का रास्ता निकालेंगे। वो क्या रास्ता हो सकता है वो इस वक्त तो मैं आपको नहीं बता सकता। और कुछ चीज़ें मुझे मालूम भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कम से कम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि जब तक पार्टी का स्टांस सामने नहीं आता मैं आपको ये अनाउंस भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि शायद शमूलियत ना करें। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, बैकड्रॉप में कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ या मुक़्तदर हलकों के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग, कोई बातचीत चल रही है? नहीं, इसके अलावा हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं, ना कोई एनआरओ के लिए बात हो रही है, ना कोई इस तरह की। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन चूंकि अमन अमान, क्योंकि ये अगर चाहे वो फोर्सेज है हमारे, चाहे आम आदमी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो इस मुल्क के अंदर सियासत कर रही है उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें और मुल्क के अंदर अमन अमान का क़याम रहे। इससे पहले आप देखें कराची के अंदर जो गैर मुल्कियों के ऊपर अटैक हुआ उस पर भी हमें तशवीश है। और ये चूंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू तो है पाकिस्तान में, तो उसको हल कैसे, उस पे जो है ना आज बड़ी देर तक इस पे अपने डिस्कशन भी हुई, तजावीज़ भी आई हैं सामने। अब आगे देखें कि वो अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह इन इश्यूज को हल करने के लिए इकदाम उठाते हैं और क्या क्या इकदाम उठाते हैं। तो यूसुफजई साहब, लास्टली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला है, ये भी कहीं पीटीआई और गवर्नमेंट के माबैन डिस्कस हो रहा है या अंडर डिस्कशन है?
देखिए, कम से कम ये इशू आज नहीं डिस्कस हुआ है। जो आईनी तरामीम है वो सबको पता है कि उन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और हम उनको मुस्तरद कर चुके हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कम से कम आज डिस्कस नहीं हो सकी हुकूमत हैं। मंजूर करा लेगी सर? और फ्यूचर में भी हम कम से कम उन तरामीम को सपोर्ट नहीं कर सकते। हुकूमत मंजूर करा लेगी वो तरामीम? आज मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो कुछ कह रही है, देखिए इसके बाद क्या प्रैक्टिकली आपको देखिए पॉसिबल नजर आ रहा है सर? मेरा तो ख्याल ये है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है। आईनी तरामीम मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी तरामीम हो जो बिल्कुल किसी को नुकसान या फ़ायदे वाली ना हो, वो अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये जो तरामीम थी ये तो कम से कम इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। इसलिए कि मौलाना साहब की भी सियासत का मसला है कि अगर वो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट देंगे तो उनकी फ्यूचर की सियासत को बहुत बड़ा धचका लग सकता है, तो वो अपनी सियासत भी बचाएंगे। और दूसरी ये कि तहरीक इंसाफ के लिए तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरह की तरामीम आ जाएँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ही ख़त्म हो जाए। और बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें शुरू से इख्तिलाफ़ात हैं। तो हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से और हमने आईनी तरामीम मुस्तरद कर दी है। शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क के इकनॉमिक फ्रंट से कुछ खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर से उतर रही है। हुकूमत ने माशी चैलेंजेस से काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ निपटा है। अब अगर मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालना है तो इसके लिए सरमायाकारी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और अब ये ज़रूरत भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सऊदी सरमायाकारी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ $2 बिलियन से ज़ायद के मुआहदे हो रहे हैं। जबकि इतनी ज़्यादा आएगी तो तरक्की होगी और मुल्क में नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार आएगा। अब मुल्क में बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है, जो मईशत के लिए बहुत बड़ी खबर है। सऊदी अरब ने रेकोटेक मंसूबे में सरमायाकारी का फैसला कर लिया है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म आज सऊदी वफ़द के साथ गुफ्तगू करेंगे और 27 कोई शक वाली बात नहीं है कि आर्मी चीफ ने भी मईशत की बहाली में हुकूमत का भरपूर साथ दिया है। आर्मी चीफ ने माशी मामलात की निगरानी खुद शुरू की, मुल्क भर के ताजरों से मुलाकात की, उनका एतमाद बहाल करने की कोशिश की और इस बात का क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को देता है। उम्मीद है कि माशी महाज पर जो ठंडी हवा का झोंका आ रहा है वो ट्रांसलेट भी होगा, कन्वर्ट भी होगा और उसके असरात आम आदमी तक भी पहुंचेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किस हद तक इजाफे का अंदेशा है, इस पर ब्रेक के बाद हमारे साथ है। मशरिक़ वस्ता में बहरान के असरात आलमी मईशत पर भी मुरतब हो रहे हैं। अब यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वीं बार कमी के बाद अब इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में बिलतरतीब ₹5.50 और ₹13 फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया है, जिसका इतलाक 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को खत्म होने वाले अगले 15 दिन तक होगा। गुज़श्ता 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत में औसतन $2.8 फी बैरल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन $60 फी बैरल का इजाफा हो चुका है। और हुकाम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की औसतन कीमत तकरीबन $76 फी बैरल से बढ़कर तकरीबन $79 फी बैरल हो गई है और लाइकली इसका असर पाकिस्तान में भी पहुंचेगा। अब देखना यह कि ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या समरी वफाकी हुकूमत को भेजी जाती है और वफाकी हुकूमत क्या अप्रूव करती है। इम्कान तो यही है कि जो इजाफा होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत मीगर होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।